सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, युवा साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, सभी को जय हिंद, जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया जॉबनेट जयपुर से। और आज हम जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, वहां पर है मेरी प्यारी बिटिया। और जहां एक और स्टूडेंट इस उम्र में ये सोचते हैं कि मैं उस कंपटीशन की तैयारी करूं, मैं वहां जाऊं, मैं वो वाला जो है जॉब करूं या इस तरह से अपना जो है ना कैरियर सेट करूं, वहीं हमारे बीच में जो गुड़िया बैठी है वो अपने आप में एक बहुत बड़े जुनून को पाल के बैठी है। क्योंकि ये वो वाला जुनून इसने पाला है, वो वाला जीवन का मकसद बनाया है जहां एक आम आदमी तो केवल सोचने मात्र से घबरा जाता है। मतलब उसको दिमाग में उसका सिहर उड़ता है जब नाम लेते हैं जो जुनून इस बेटी ने पाला है, इस बच्ची ने पाला है। तो आज हमारे बीच बहुत ही सुपर और डायनेमिक पर्सनैलिटी और छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाली, और अभी तो पूरे दुनिया को, पूरी सृष्टि को अपने आप को साबित इसको करना है। लेकिन अभी तक इस उम्र में जो मुकाम, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाम है। और ये बिटिया हमारे बीच है, रेखा चौधरी, और ये है राजधानियन। 2 साल राजधानी में पढ़ी है और उसके बाद दिमाग में किस तरह से क्या बातें आई, क्या रहा, हम इसी बारे में बात करेंगे। तो रेखा चौधरी बिटिया हमारे बीच है, जो एक्चुअली एक माउंटेनियर है। मैंने कहा ना, माउंटेनियर नाम सुनते ही आदमी का दिमाग, आदमी का जो जिस्म है उसमें सिहरन हो जाती है। क्योंकि माउंटेनियर का मतलब कोई छोटा सा पहाड़ चढ़ना नहीं होता है। बहुत ऐसे ऐसे पहाड़ कभी आपने टीवी में देखे होंगे, कभी आपने जो है कहीं और सिनेमा में देखे होंगे। तो बहुत बार आपने उन पहाड़ों को, उनकी बर्फ़ की जो ढके हुए पहाड़ होते हैं, जो सीधे स्टीप होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, वहाँ पर चढ़ाई करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और फिर ऊपर से एक बिटिया अगर ऐसा डिसीजन लेती है तो वो चैलेंज बहुत बड़ा बन जाता है। क्योंकि भाई मानते हैं कि एक बच्चा जो है वो कहीं भी जा सकता है किसी भी तरह से, लेकिन बहुत सारी इस तरह की जो बातें हैं, दकियानूसी बातें, उनको दरकिनार करके बिटिया ने ये फैसला किया है। और अब तक 2 बहुत बड़ी चोटियों को इन्होंने, 2 बहुत बड़ी पीक्स को इन्होंने विजय किया है, वहाँ पर चढ़ी है, वहाँ पर गई है। तो एक बहुत बड़ा जो है इनका अचीवमेंट है। और जल्दी ही बहुत बड़ी दूसरी जो इनके लक्ष्य है वहाँ भी ये जाने के लिए तैयार है, वहाँ भी मानसिक रूप से हर प्रकार से तैयार है। और जल्दी ही आपको बहुत बड़ी खबर मिल सकती है, बहुत बड़ी जो है खुशखबरी सबको मिल सकती है। तो इस तरह की बिटिया हमारे बीच है। और बड़ा राजधानी का सौभाग्य है कि 2 साल आप राजधानी में रहे, हॉस्टल्स में रहे, और एक आदर्श बेटी के रूप में आपने अपने आप को साबित किया है। तो हम इनसे बहुत सारी बातें जानेंगे। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सिंपल है, जो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि परिवार में ऐसे कौन कौन लोग हैं, परिवार में ऐसे कौन है जो माउंटेनियर है या जिन्होंने पहाड़ पे चढ़ाई की। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा बिटिया से यही है, रेखा बिटिया से। जय राजधानी सर, सभी दर्शकों जय राजधानी। मेरी फैमिली में माउंटेनिंग में तो कोई नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में सारे हैं। पापा जी मेरे बीएसएफ के अंदर है, दीदी मेरी दिल्ली पुलिस के अंदर है, भाई मेरा रेलवे के अंदर है, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, गाँव में ही है, मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ। कौन सा गांव बेटा? गांव एग्जैक्टली कौन सा है और कौन सी तहसील जिले में आता मेरी तहसील तो दूदू है, गांव साली है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। तो बिटिया कह रही है भाई माउंटेनियर तो कोई नहीं है, सारे जो फैमिली वाले हैं वो कोई फोर्स में है, कोई पुलिस में है। तो एक अच्छा यूँ कह सकते हैं कि एक माउंटेनियर वाला भले ही चाहे नहीं हो, लेकिन एक सपोर्टिंग बैकग्राउंड है। क्योंकि जब आदमी बाहर निकलता है, पापा जी बीएसएफ में है, बहुत बढ़िया पोस्ट पे है, भैया जो है वो भी बड़ी पोस्ट पे है, दीदी जो है वो सब इंस्पेक्टर है, केवल मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, बाकी सारे के सारे लोग जो है ना बहुत। तो वहाँ से एक जो खुलापन है, एक जो अच्छी मेंटली जो सपोर्ट है वो ज़रूर मिलता है निश्चित रूप से। अब मैं बेटी से जानना चाहूँगा कि पहली बार आपके दिमाग में ये ख्याल कब आया कि नहीं मुझे माउंटेनियर बनना है? जैसा मैंने कहा कि इस उम्र में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कैरियर जो है ना, कैरियर बनाने के बारे में या जॉब के बारे में सोचते हैं, या कोई इस तरह का भाई मुझे थोड़ा सुरक्षित हो जाए मेरा लाइफ, इस तरह की बातें सोचते हैं। तो इसके बारे में आपके दिमाग में कब ख्याल आया कि नहीं मुझे तो माउंटेनियर बनना है, मुझे तो जो है पर्वतों पे चढ़ाई करनी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना उसको एक्सेप्ट करना है? तो ये ख्याल बेटा आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया? ये ख्याल 2018 में सर, जब मेरे को अरुणिमा के स्नेह के वीडियो दिखाते थे तो मेरा मन में ऐसा करता है कि यार मैं भी कुछ अलग करूँगी। उसके बावजूद मैंने दीदी को डिस्कस किया कि दीदी मेरे को माउंटेन के रिगार्डिंग बताओ, और मेरे को ना माउंटेनिंग करनी है, मेरे को इस फील्ड में जाना है। तो दीदी बोली कि हाँ ठीक है। मैं दीदी को बोली कि दीदी हो सकता है मेरे से? तो दीदी ने बोला अरे क्यों नहीं हो सकता, तू तो रमेश जी सर की स्टूडेंट है, सर कुछ भी कर सकते हैं तो तू भी कुछ कर सकती है।
फिर मैंने बोला ठीक है दीदी, आप उनके मतलब माउंटेन के रिगार्डिंग सर्चिंग करो और फिर मेरे को बताओ कि कहाँ पे। फिर दीदी ने सर्चिंग किया तो दार्जिलिंग के अंदर मेरे को सीट नहीं मिली, इंडियन सीट नहीं मिली। तो दीदी ने बोला कोई बात नहीं, अपन फॉरेनर सीट पे ख़रीद लेते हैं। तो मैंने 14,000 की जगह 56,000 रुपये दिए थे 1 मंथ के। मैंने फॉरेनर सीट खरीदी। फिर मैं 28 दिन की ट्रेनिंग की थी वहाँ पे। 11 दिन की तो दार्जिलिंग के हेरा फेरी किया था, जो दार्जिलिंग की सबसे ऊंची चोटी है ड्राइव, उसमें मैंने जीता था। सेकंड बात, 11 दिन वहाँ पे कंप्लीट हुए मेरे दार्जिलिंग के अंदर। फिर हमको नॉर्थ सिक्किम के अंदर लेके ट्रैकिंग मेरी चलती रहती थी, समस्या आती रहती थी। फिर मेरे को रमेश जी सर का ख्याल आता था, सर भी तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके फिर मेरे में जुनून आता था। फिर मैं बहुत अच्छा करती थी, मेरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही इंस्टीट्यूट में भी। मेरे को फिर रोप का कैप्टन बना दिया, 9 रोप का। फिर बाद में मेरे को ऐसे पूछते थे, मैडम कौन सी स्कूल से हो? मैं बोली सर बहुत बड़ी स्कूल से हूँ मैं। जो राजस्थान में ऐसे आप रेलवे स्टेशन में पूछ लोगे ना किसी को भी, तो भी ऐसे बोलोगे अरे राजधानी से। तो सर बोले कि अच्छा मैडम जुनून अच्छा है आप में। तो मैंने बोला सर जुनून तो जीन में तो नहीं होगा, लेकिन मैंने ले लिया सर से। तो सही बात। उसके बावजूद फिर मैंने ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई नॉर्थ सिक्किम से। फिर मैं वापस दार्जिलिंग आई। फिर मेरे को सर्टिफिकेट से मतलब नवाजा गया था और मेरे आउटडोर के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट टीम है। जबरदस्त। फिर यही सवाल उठता था बार बार, मैडम इतना जुनून कहाँ से लेके आते हो? मैं एनी टाइम सर के वीडियो देखती थी। जब भी मैं फ्री होती थी क्लास से, ट्रेनिंग से, जब भी मैं नाइट में ना, सब लड़कियां सो जाती थी 8 बजे, लेकिन मैं 10 बजे सोती थी सर का वीडियो देख के। और सर को तो ये भी पता नहीं था कि रेखा बेटी कहाँ है। फिर भी मैं सर के वीडियो देखती थी। मैंने शो नहीं किया अभी तक कुछ भी, लेकिन मार्च के अंदर बहुत बड़ी मेरी मतलब उपलब्धि होगी, बड़ी जुनून के साथ में आऊँगी। अभी भी जुनून के साथ में ही हूँ। तो बिटिया जब यहाँ से पढ़ के चलेगी तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि वो कहाँ पढ़ रही है, किस कंपटीशन की तैयारी कर रही है। और अचानक आज से ठीक 1.5-2 महीने पहले फ़ोन आता है, सर प्रणाम। मैंने कहा बेटा रेखा बोल रही है क्या? हाँ सर रेखा बोल रही हूँ। मैंने कहा बेटी क्या कर रही थी दिन को, तेरे को याद ही नहीं है? बोला सर मैं हमेशा आपको याद करती हूँ, बस फ़ोन मुझे तब करना था जब कुछ अच्छा कर लूँगी। तो मैंने जो है ना 2 पिक्स को फतेह कर लिया है और अब बड़ी तैयारी कर रही हूँ। तो इसलिए सर को फ़ोन किया, क्योंकि दिमाग में यही था कि जब मैं कुछ अच्छा कर लूँगी तो ही सर से बात करूँगी, सर से फ़ोन करूँगी। इतना बेटी का स्नेह है। और अब मैं एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि ठीक है उस समय आपने जो डिसीजन लिया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे अब तो जो है ना, मैं चूंकि आ गई हूँ, मैंने ट्रेनिंग कर ली, अब तो मेरी मजबूरी है कि मुझे ऐसा करना है। तो ये मजबूरी मानूं या जुनून मानूं? मतलब मज़ा आ रहा है इसको करने में, या अब एक यूँ हो गया कि नहीं अब तो करना पड़ेगा, सब मैंने चुन लिया? तो बेटी से मैं जानना चाहूँगा कि मजबूरी हो गई या जुनून है? आज भी बड़ा आनंद आ रहा है? मजबूरी तो मेरी कुछ भी नहीं है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जुनून ही है, क्योंकि कुछ अलग करना है। सर का भी यही कहना था, मतलब जब भी मोटिवेट करते थे तो कुछ अलग करो, तो मेरे वही ख्याल आता था कि कुछ अलग ही करना है मुझे भी। अलग ही करना चाहिए, सबसे हटके करना चाहिए। और भाई सबसे हटके मतलब अलग ही होना चाहिए इंसान का। भाई सारे लोग, मैं कई बार कहता हूँ कि सभी लोग आते हैं, खाना खाते हैं, जीते हैं, है ना, बच्चों की शादी कर देते हैं और लास्ट में एक प्लॉट छोड़ के चले जाते हैं। ये तो एक आम आदमी की कहानी है। और कुछ लोग, बिरले लोग होते हैं जो कुछ अलग सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, दुनिया में मेरी पहचान होनी चाहिए। भले ही जो है मैं बाई फेस हो सकता है किसी से नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन अगले को जब नाम बताऊँ तो लगे कि ना हम तो आपको जानते हैं, आपको आपका नाम सुना है। तो इतना तो आदमी को कम से कम करके जाना चाहिए। भाई कुछ लोग तो मतलब हो सकता है पूरा वर्ल्ड तो, क्योंकि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है, लेकिन कुछ तो लोग ऐसे हो जो आपको अनुसरण करे, आपको फॉलो करे, आप जैसा बनने की कोशिश करे। इस तरह से एक होना चाहिए। अब मैं बेटी से जानना चाहूँगा कि अभी जो आपने इसकी ट्रेनिंग ली है, प्रॉपर ट्रेनिंग ली है माउंटेनियर्स बनने के लिए, हालांकि आपने कहा कि नहीं मेरा इतना जुनून था कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फॉरेन सीट से मुझे जो है उसमें सिलेक्शन करवाया। तो अभी प्रॉपर एग्जैक्टली कहाँ पर है वो इंस्टीट्यूट जहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे थे, या आपकी ट्रेनिंग जहाँ से हुई है उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, वो किस तरह से ट्रेनिंग कराते हैं, क्या क्या सिखाते हैं ट्रेनिंग में? एक बार इंस्टीट्यूट के बारे में जहाँ से आपने माउंटेनियर का कोर्स किया है उसके बारे में एक बार डिटेल सारे दर्शकों को आप बताएं। रेखा बिटिया। मैंने ट्रेनिंग वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से की है। HMI इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग के अंदर, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। वहाँ से भी मतलब जो आगे माउंटेनिंग करे हुए हैं वो तेंजिंग नोर्गे, वो वहाँ से किए थे। और अरुणी महा भी वहाँ से ही थी, अनीता कुंडू दीदी भी वहाँ से ही थी। तो मेरे को इंस्टीट्यूट के तो बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर 28 डेज की ट्रेनिंग होती है। 12 दिन तो दार्जिलिंग के अंदर रखते हैं, फिर 20 दिन नॉर्थ सिक्किम में ले जाते हैं। आइस के अंदर क्लाइंबिंग करवाते हैं और रैपलिंग वगैरह करवाते हैं।
और नॉर्थ मतलब उसमें कैराबिना का डिसेंडर के मतलब अलग बात की कोई की डेथ हो जाए बेस कैम्प में उसको डाउन कैसे करना, वो सारी प्रोसेस माउंटेन के रिगार्डिंग सारी प्रोसेस बताते हैं उसमें। सही बात है। और कैसे मतलब यूं क्या सिखाते हैं, कैसे चढ़ते हैं, मतलब डर लगता है देखो एक्चुअली मुझे तो क्या ये पहाड़ों से ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो मैं तो सोच ही नहीं सकता भाई कोई आदमी पहाड़ पे चढ़ रहा है उस वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कुछ भी चूक हो गई तो सीधा आपको पता है कहाँ जाना है, उसके बाद तो है ना गिरना नीचे लेकिन जाना ऊपर है, सीधी सी बात है। तो वहाँ पर कैसे मतलब क्या क्या सिखाते हैं, कैसे चढ़ते हैं, किस तरह से करते हैं, है ना, वो चीज़ आप बताएं। उसके बाद में हम आगे और बात करेंगे भाई आप जब गए तो वहाँ पर किस तरह से आपने किया। तो पहले तो इंस्टीट्यूट में जो है ना बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो है मोटी मोटी बताई जाती है। वहाँ पे सारा सेट पहनाते हैं, कमर के अंदर हार्डनेस सेट बोलते हैं उसको, उसके अंदर कैराबिना लगाते हैं जो रोप के अंदर डालते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर उसमें जैसे जूमिंग करवाते हैं तो जूमर यूज़ करते हैं, और यदि किसी को क्लाइंब करवाते हैं तो डिसेंडर यूज़ करते हैं, और हेलमेट तो कॉमन हो गया उसमें। और जैसे आईसेक्स यूज़ करते हैं जो क्लाइंबिंग करने के लिए। पैरों के अंदर फिंगर पहनते हैं जो फ्रंट मारते हैं, बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। और शूज़ आइस वाले पहनाते हैं, और उसमें रुकसुक भी यूज़ करवाते हैं, उसमें सारे सामान रहता है, स्लीपिंग बैग, रैपलिंग जैकेट, फैदर जैकेट और कुछ खाने पीने का सामान, सारा मतलब 25 डे मतलब वेट हो जाता है उसमें। उसको लेके चढ़ना 25 किलो वजन को लेके चढ़ना होता है, बहुत बड़ी बात होती है। चलिए मैं अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर दर्शक ये जानना चाहेगा कि रेखा दीदी ने जो है कहाँ मतलब किस किस पीक को अब तक सबमिट किया है, मतलब कौन कौन से पीक पे आप चढ़ चुके हैं। तो एक बड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है कि अभी तक आपने कौन कौन से पीक को किया है और वो कहाँ पर है, और उनकी एक्चुअल हाइट जो है कितनी है, कितनी हाइट तक आप जो है उनके ऊपर जा चुके हैं, या कितने हाइट पर उनका फाइनल जो पीक है वो कितने हाइट का है। तो ये एक बड़ा एक अच्छे वाला क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति, हर जो दर्शक है वो जानना चाहेगा कि अब तक कौन कौन सबमिट किए और कितनी कितनी उनकी हाइट रही है। मैंने फर्स्ट में रैनॉक पीक किया है जो बेस कैम्प से 16,207 फीट है, और मेरा बेस कैम्प है 14,500 फीट। उसमें बहुत प्राउडली फील होता है, ऐसा लगता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। मैंने जब फतेह किया था रैनॉक पीक तो मेरे को तो सर की बहुत याद आती थी, वहाँ पे भी सर की बहुत याद आती थी। सर की एक बात आती, कुछ नया करो, बस हट के करो, कुछ नया करो। ये सर का जुनून मेरे में तो मतलब खून में बहता था कि हाँ कुछ नया करना है मुझे। तो वहाँ पर जब आप रैनॉक पीक पे गए, या दूसरा पीक मुझे तो नाम भी याद नहीं हुआ उनका, इतनी हाइट पे आप गए हैं, 16,000 फीट है, 14,000 14,500 फीट है, तो वहाँ पर क्या क्या एक्चुअल में क्या क्या समस्या आती है कि जो माउंटेनियर होता है उसको क्या क्या परेशानियाँ आती है, किस तरह का जो है ना दिमाग में एक, क्योंकि मैंने तो कहा ना मुझे तो नाम से ही डर लगता है, इनकी पीक के नाम से ही डर लगता है, मेरा तो बिल्कुल लकवा मार जाता है, बॉडी पे पूरा खून जो है वो जम सा जाता है। तो वहाँ पर क्या क्या समस्या आती है जब आपने पीक पे चढ़ाई की, तो कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह की जो है ना स्थितियाँ बनी, क्या रहा मतलब उनका एक्सपीरियंस, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हमारा ऐसा प्लानिंग थी कि कल रैनॉक पीक सबमिट करना है, तो नाइट में 5 बजे स्नोफॉल होती थी, उसके बाद में आइस गिरती थी बहुत ज़्यादा, तूफान भी आते थे, और मतलब कोई किसी की बीपी हाई हो गई उसको डाउन करने में ले जाए, चलो वो पीक नहीं करेगा, अदरवाइज खाने में प्रॉब्लम आती थी, वही लाइन लगती थी राजधानी की जैसे। मेरे को तो एक्सपीरियंस बोलता वो तो सर वहाँ पे तो। और फिर रैनॉक पीक करते थे तो नाइट में प्लानिंग होती थी कि कल कैसे जाना है, कितने का रोप बनेगा, कितने का ग्रुप बनेगा, कैसे चढ़ना है, कौन से मतलब वेरियम यूज करना है। उसके बावजूद सर मतलब अपने अपने रोप को कैसे संभालना है, रीडर मैन कैसे, किसका क्या रोल होगा, आगे कौन होगा, पीछे कौन होगा, बीच में कौन होगा, ये बताते हैं वहाँ पे। और सर मेरे साथ में इंस्ट्रक्टर थे ट्रेनिंग के अंदर, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और फिर अब तो आगे तो सर प्रॉब्लम तो सामना तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत ही मतलब डरावना सीन होता था जब रस्सी के सहारे आप चढ़ रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या लगा के चढ़ रहे हैं, एक स्टीप बिल्कुल सीधी खड़ी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, कभी थोड़ा सा कई बार जो है ना थोड़ा ढाल भी मिल जाता था, तो वहाँ तो थोड़ा सा दिक्कतें कम आती होंगी, लेकिन जहाँ सीधा ही चढ़ना होता है यूँ करके, आपने कभी देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, मैं तो देख के डर जाता हूँ किस तरह से कितनी उस पर होता है। और नीचे जब आदमी देख लेता है, भाई मैं तो नीचे देख लेता हूँ, कभी कभी पहाड़ों में घूमने जाता हूँ तो नीचे देखने पर मुझे लगता है पता नहीं कुछ दिख ही नहीं रहा नीचे। तो ऐसी स्थिति में बेटा आपने बहुत ज़बरदस्त वाला सबमिट किया है वहाँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि एक जो पर्वतारोही होता है, एक माउंटेनियर होता है,
उसका वास्तविक लक्ष्य क्या होता है, मतलब वो क्यों पर्वतारोही बनता है, उसका क्या, जैसे भाई एक आईएएस का एक लक्ष्य होता है कि नहीं मैं देश में जो है ना बहुत अच्छा सुशासन लाऊंगा, बहुत अच्छा एक माहौल करूंगा। एक टीचर का उद्देश्य होता है कि मैं आने वाली पीढ़ी को बेहतरीन बनाऊंगा, आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत अच्छी बने, क्योंकि देश की कर्णधार पीढ़ी होती है। इसी तरह से हर एक कोई ना कोई जो जॉब है या कोई ना कोई जिसने भी कोई प्रोफेशन चुना है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो एक वास्तविक जो माउंटेनियर होता है, पर्वतारोही होता है, उसका जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होता है? क्या केवल पहाड़ों पे चढ़ना होता है या और कहीं भी कुछ करना होता है? मैं जानना चाहूँगा बेटी से। एक पर्वतारोहणी का काम होता है जैसे नए नए पहाड़ों की सर्चिंग करना और उसमें मतलब उनके बारे में उनके रिगार्डिंग जानना, और सबसे मोस्टली होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना। फिर उसके बाद में एक होता है कि मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करे तो अपना संदेश तो जाएगा ही, तो वो भी एक प्राउडली फील करवाता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया। नए नए पहाड़ों के बारे में जानना, नए नए एक्सपीरियंस लेना, क्या किसमें कौन से पहाड़ कुछ ड्राई होते हैं, कुछ आइस वाले होते हैं, आइस में कैसे मतलब मुश्किलें आती है, ड्राई में कैसे मुश्किलें आती है, कैसे मतलब धूप वूप होती है, और आइस के अंदर कैसे स्नोफॉल होता है। जैसे पीक सबमिट कर रहे हैं तो स्नोफॉल गिर रही है, आइस भी गिर रही है, आइस भी पिघलती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मतलब एक जो पर्वतारोही होता है, माउंटेनियर होता है, उसके जीवन का मकसद होता है कि वो नई नई जगह खोजे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहाड़ है जहाँ पे आज भी लोग केवल उनको देखते हैं, पहाड़ है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, उसके आगे क्या है। तो वो जो जगह होती है, वो नई नई चीज़ें होती है, उसको खोजना एक बहुत बड़ा मकसद एक माउंटेनियर का होता है। इसके साथ साथ ही विषम परिस्थितियों में कैसे आदमी जी सकता है, कैसे एक पूरा जो है ना जुनून भी आदमी को सीखने को मिलता है, संघर्ष भी सीखने को मिलता है ना, इस तरह की स्थितियाँ होती है। अब मैं थोड़ा बेटी से जानना चाहूँगा एनसीसी के बारे में। अमूमन हम देखते हैं कि एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, तो वहाँ पर केवल बॉयज़ का ज़्यादा वो आधिपत्य रहता है, लेकिन बिटिया जो है वो एनसीसी में भी रही है और बहुत अच्छी कैडेट रही है, क्योंकि बहुत एक यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में अगर आदमी को कैसे जो है एक आर्मी का जीवन होता है, किस तरह से एक आर्मी वाले की लाइफ होती है, या कैसे एक ट्रेनिंग होती है आर्मी की, वो एक स्टूडेंट लाइफ में कभी हो तो वो एनसीसी देती है। तो एनसीसी में भी आप रहे हैं, तो एनसीसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, या क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ जब आप गए एनसीसी के जो कैंप्स वगैरह में, या जहाँ ट्रेनिंग होती है, या जहाँ आपने ज्वाइन किया, तो कहाँ ज्वाइन किया, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे लोगों से आपका वास्ता पड़ा, कैसे आपके कोच सर रहे, इनके बारे में मैं बिटिया से जानना चाहूँगा। तो एनसीसी के बारे में थोड़ा खुल के बताइए बिटिया। इसी में जब मैंने ज्वाइन किया था, एडमिशन लिया था कॉलेज में, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज तिलक नगर के अंदर, जयपुर के अंदर, तो सर मेरे को ऐसा लगा था कि शायद रिटर्न अपना क्लियर नहीं होगा तो एनसीसी में अपना मतलब नंबर नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके बावजूद मैंने रिटर्न दिया तो सारी गर्ल्स बोल रही थी अरे यार हमने तो ये कर रखा, मैंने तो ये तैयारी, मैंने बोला देखो मैंने तैयारी तो की है लेकिन मेरे को पता नहीं कि मेरा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा करूँगी। फिर मैंने रिटर्न दे के निकल रही तो फिर लड़कियाँ बोली हमारे तो ये क्वेश्चन अच्छे थे। मैंने सोचा हमारे तो हुए भी अच्छे नहीं थे तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो निकल के घर चली गई। 2-3 दिन बाद में रिजल्ट आता है तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरी अच्छी रैंक आएगी। मैं नीचे से लिस्ट देखना स्टार्ट करी कि नीचे से होगा अपना, तो कुछ नीचे आएगा नहीं आएगा ही नहीं तो फिर मैं नीचे देखी तो मेरा नाम नहीं था, तो मेरे को ऐसे डर सा लगा कि एनसीसी भी हाथ से निकल गई, अब क्या होगा, घर वालों को क्या बोलेंगे। तो मैंने जिस काम के लिए एडमिशन लिया, एनसीसी के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर अगर लिस्ट में नाम नहीं मिले, नीचे से देख रहे तो बड़ा एक डर तो लगना ही था। और दीदी का ऊपर से प्रेशर था क्योंकि मैंने अजमेर ली थी एडमिशन, मैंने ट्रांसफर करवा लिया आर्यू कॉलेज के अंदर। तो दीदी बोल रही थी तेरे को अजमेर ठीक है तू है, तो उनका भी थोड़ा गुस्सा जाहिर था मेरे ऊपर, तो मेरे को डर था। मैं फ़ोन करी कि मतलब यार मेरा कोई नंबर नहीं आया, तुम्हारा आ गया? बोले हाँ हमारा आ गया। मैं बोली यार मेरा, बोले फर्स्ट लिस्ट में दे। मैं बोली मेरी उम्मीद ही नहीं है फर्स्ट लिस्ट में तो आने की मैं तो मैंने देखा तो मेरी फर्स्ट रैंक थी रिटर्न में। मेरे को अचंभा हुआ कि ये क्या हुआ फिर बाद के अंदर मेरे को सारे बोले कि यार तू तो बोल रही थी तेरे तो अच्छे ही नहीं हुए क्वेश्चन। मैंने बोला अच्छे तो नहीं हुए लेकिन पता नहीं मेरे को कैसा है। जब भी मेरे को ऐसे डाउट हो रहा है कि मेरी फर्स्ट रैंक कैसे आ रही है उसके बावजूद मेरी 2-3 दिन बाद में रनिंग थी महाराजा कॉलेज के अंदर, फर्स्ट क्लास यूनिट के अंदर बटालियन एनसीसी में। वहाँ पे सारी गर्ल्स बोल रही हम तो इतनी प्रैक्टिस करते थे वो करते थे। मैंने बोला यार मैंने कभी है ना पढ़ती फिर दौड़ा नहीं है पहाड़ों में ज़रूर दौड़ी हूँ, तो पता नहीं रैंक तो कौन सी आएगी। हम सारी गर्ल्स थे, हमको टाइमिंग दिया था 5-6 मिनट कुछ सेकंड का।
सारे खड़े थे, सारी गर्ल्स मतलब ऐसे वार्म अप कर रही थी, नहीं मेरी फर्स्ट रैंक आएगी। मैं तो है ना गाड़ी के टायर के नीचे बैठी थी। सही बात है भाई, सारे वहाँ तो क्या ज्यादा अपन भाई गाँव के हैं, तो वहाँ तो वैसे भी अपन थोड़े सीधे से होते हैं, वहाँ वो तो बड़ी फर्राटेदार बोलते रहते हैं बच्चे शहरों के। तो मैं तो चुपचाप से बैठी थी। तो फिर रनिंग के लिए लाइन लगी, तो मैंने 2 राउंड अच्छे से निकाले, तो सारी लड़कियां पीछे थी, तो मेरे को हुआ तो सारी गर्ल्स पीछे, मैं आगे। फिर मैंने मतलब वो जुनून हुआ, फिर मेरी फर्स्ट रैंक आई एनसीसी में। तो सीओ सर मेरे को आके पूछते हैं, अरे तेरी फर्स्ट रैंक है? मैं बोली हाँ सर, लेकिन मेरी तो अच्छी रनिंग भी नहीं है, मैंने तो पहाड़ों में दौड़ा है, ग्राउंड कभी दौड़ा नहीं। लेंस में दौड़ने का मेरे को एक्सपीरियंस। हाँ, तो फिर सर बोलते नहीं आपके ना एनसीसी में फर्स्ट रैंक, उसमें रनिंग में फर्स्ट रैंक है। फिर इंटरव्यू के लिए मेरा कुछ टाइम बाद में इंटरव्यू होता है। मेरे पास में ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं थे, ये पिक के थे, माउंटेनिंग के थे। पहले मैं बचपन में स्पोर्ट्स से थी, लेकिन इतने कुछ भी नहीं थे, उनके सामने कुछ भी नहीं थे। कुछ गर्ल्स जूडो की थी, उनके तो फाइल्स बड़े भरे थे, बहुत बड़े बड़े। फिर बाद में लाइन लगी हुई थी, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरे को बोले कि उसकी जिसकी फर्स्ट रैंक आई रनिंग में उसको बुला के लेके आओ। फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैंने सोचा फर्स्ट में तो पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, गलती हो गई फर्स्ट रैंक लाते तो। फिर सारी गर्ल्स बोलते हैं हमारे पास में ऐसे, हमारा तो सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। मैं बोली हमारे पास में तो कुछ सर्टिफिकेट नहीं है सर, लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, तो सीओ सर मेरे को बहुत कुछ पूछ रहे थे, माउंटेनिंग के रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी, और सारे सर्टिफिकेट देखे मेरे। तो बोले अरे तू तो माउंटेनर है। मैं बोली हाँ सर, छोटी सी माउंटेनर हूँ मैं। फिर बाद में दीपिका मैम भी आ गई थी, जो राजस्थान में फर्स्ट लेडी है अपने एवरेस्टर, दीपिका राठौर, जो सूबेदार मेजर है अभी वो। तो फिर वो भी आ गए थे, फिर उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा एनसीसी में सिलेक्शन होगा, फिर भी मेरे को उम्मीद नहीं थी। कुछ टाइम बाद में मेरी वही फर्स्ट रैंक आती है कॉलेज के अंदर, कि इंटरव्यू में फर्स्ट, ऑल राउंडर में फर्स्ट रैंक थी, और सारी गर्ल्स की नीचे थी। मेरे को तब भी खुशी नहीं हो रही थी कुछ भी। फिर बाद के अंदर कुछ टाइम बाद में एनसीसी परेड वरेड चलती थी, मैं बहुत बंक मारती थी एनसीसी के अंदर। क्योंकि मेरी हॉस्टल की आदत बहुत गंदी हुई थी, मैं बंक मारने में 1 नंबर थी। थोड़ा नटखटपन तो होना भी चाहिए ना। हाँ, जैसे मतलब एनसीसी में कुछ खाने के लिए मिलता था तो सबसे आगे लगती थी। सही बात। खा के दोबारा ले लेती थी। राजधानी की ट्रेनिंग है, लंबी लाइन लगना, फिर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की सी आगे पीछे हो जाना। थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, वापस लाइन में लग जाती थी। फिर बाद के अंदर सिलेक्शन हो गया, फिर मैं एनसीसी ज्वाइन कर ली। फिर मेरे को किसी ने सर्चिंग के थ्रू पता चला कि एनसीसी में मतलब 4 साल से सीटें निकलती है एवरेज के लिए। तो मैंने बोला कि ये तो अच्छा मौका है मेरे पास में। सही टाइम पर मैंने एनसीसी ज्वाइन की। उसके बाद में सितंबर में ये आती है 2019 के अंदर, सितंबर के अंदर आती है वैकेंसी, उसमें मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। फिर फेब के अंदर मेरा माउंटेनिंग का फिजिकल होता है एवरेज के लिए, फिजिकल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है तो मेरे को तब भी उम्मीद नहीं थी, ऑल राजस्थान के बच्चे थे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा। एवरेस्ट तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज हो गया, वहाँ तो सोचना ही बड़ी बात होगी, सिलेक्शन तो बहुत आगे की चीज। हाँ, वहाँ पे भी बहुत सारी गर्ल्स थी, ऑल राजस्थान गर्ल्स थी, ऑल राजस्थान बॉयज थे, एनसीसी के कैडेट सारे थे। वहाँ पे वही बोल रहे थे हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। मैंने बोला मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो सही बात है, मेरे घर वालों का, माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, रनिंग के लिए प्रिपरेशन कर लो। तो मेरी वहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग में फर्स्ट रैंक थी। 5 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट रैंक थी, सारे ऑल राजस्थान के बच्चे दौड़ रहे थे। फिर मेरे को सिक्किम के सीओ सर आए थे इंटरव्यू लेने के लिए और सिलेक्शन के लिए। तो मुझे उन्होंने एक ही चीज़ पूछा, सारे बच्चे बोल रहे थे हम एवरेस्ट ये ऐसे करना चाहते हैं, मेरी मम्मी का सपना है, वो सपना है, हमारा मतलब जुनून है। मैंने बोला कि मैं तो तहसील रोड मॉडल बनना चाहती हूँ। फिर मेरे को सीओ सर ने पूछा कि 12th कहाँ से की, तो मैंने बोला सर राजधानी स्कूल से की, मैंने राजधानी स्कूल फाउंडा पचकोड़िया से। बोले वहाँ से क्या सीखने को मिला, इंटरव्यू में मेरे को ये भी क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला वहाँ से तो बहुत कुछ सीखने को मिला, वहाँ की सोच ही नहीं सकती, वहाँ से मतलब इतना सीखने को मिला कि आज मैं यहाँ पहुँच गई। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ, कुछ टाइम बाद में मेरा लेटर आता है, लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन चलता हो रहा है। अभी मार्च के अंदर शो हो रहा है, मार्च के अंदर मेरी ट्रेनिंग होगी और जून के अंदर मैं एवरेस्ट फतेह करूँगी।
तो बेटी का अब आपने शायद सुना होगा एवरेस्ट जो जाने वाले जो माउंटेनियर्स होते हैं उनमें सिलेक्शन हुआ है, और वो भी राजस्थान के सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का होता है। तो यहाँ आप जो है एनसीसी में फर्स्ट, हर जहाँ रनिंग हो रही है, टेस्ट लग रहा है, हर जगह आपने अपने आप को सुपर परफॉर्म किया है, मतलब आपका जो रैंक है वो फर्स्ट ही रहा है। तो एवरेस्ट, अब देखिए जब एवरेस्ट का नाम आता है तो अच्छे अच्छे माउंटेनियर्स होते हैं, वो उनका जो है ना ब्लड जो है वो बिल्कुल क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, शरीर पे लकवा मार जाता है। और यहाँ पर तैयारी चल रही है एवरेस्ट फतेह की इतनी सी छोटी सी उम्र में। तो हम पूरे दर्शक जो है, पूरे दर्शकों की तरफ से, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, पूरे राजधानी ग्रुप की तरफ से बिटिया को बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। चलिए मैं, हाँ, तो मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। सबसे पहले तो हम ये जाएंगे, जब आप किसी पीक पे जा रहे हैं, मतलब आप रेनोक पीक पे या दूसरे पीक पे गए, तो जब चढ़ जाते हैं ना उसके ऊपर, तो वहाँ पर कैसा लगता है? वहाँ पर मतलब कौन याद आते हैं? घर वाले याद आते हैं, हिंदुस्तान याद आता है, या और कोई है ना चिल्लाने का मन करता है? मतलब कैसी भावनाएं वहाँ पर, कैसी फीलिंग्स आती है जब आप किसी चीज़ को कोई लक्ष्य बना लेते हो, फिर उसके बाद में उसको जब आप फतेह कर लेते हो, और वो भी स्पेशली जब माउंटेन की बात हो, पीक्स की बात हो, है ना? तो वो वहाँ वाला थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए कि वहाँ कैसा महसूस होता है जब आप एक पीक पे चढ़ चुके होते हैं, जिसको आप सपना देख रहे हैं कि नहीं मैं चढ़ूंगा, या 2 दिन बाद में, 10 दिन बाद में मैं वहाँ पर चली जाऊंगी, और उसके बाद जब चला जाता है आदमी या पहुँच जाता है तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे। पहले बात तो है कि तिरंगे के साथ में जो फील होता है ना, वो सबसे बेटर फील होता है। वेरी गुड, बिल्कुल। और सेकंड बात, उस टाइम मतलब पीक क्लाइंब करते हैं, बाद में पहले तो मम्मी पापा के ख्याल आते हैं कि अपने मम्मी पापा तो यहाँ मतलब इतनी ऊंचाई पे पहुंचा रहे हो, मम्मी पापा कहाँ होंगे? हाँ कहाँ होंगे। आपकी भी मेरे को बहुत याद आती थी कि इस टाइम सर को पता चले, मैं यहाँ से सैटेलाइट से बोलूँ कि सर मैंने ये पीक क्लाइंब कर लिया, तो सर की क्या फीलिंग हो वहाँ पे कि बच्ची ने ये कर लिया। सेकंड बात, इंडिया को रिप्रेजेंट करने में तो बहुत अच्छा लगता है। उससे थर्ड बात ये होती है कि मतलब सारे मतलब बिना इंजर्ड के मतलब क्लाइंब करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है कि हाँ मेरे कुछ चोट वगैरह भी कुछ नहीं आई, फिर भी बात सैप भी आ गई और पूछ भी गई, और मैंने मतलब क्लाइंब भी कर लिया। और रही बात, चिल्लाने का मन नहीं करता क्या चढ़ने के बाद? मैं जोर से चिल्लाऊं बहुत ज़्यादा, लेकिन दुनिया को बताऊं कि देखो मैं आज कहाँ आ गई हूं। लेकिन थोड़ा वो कोऑपरेट करना पड़ता है कि ऑक्सीजन कम होती है तो बीपी हाई वाई हो जाती है, जल्दी आना होता है। तो चिल्लाने का तो बहुत मन करता है, चिल्लाई भी थी और बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, बहुत मजा आया। मैं उस मजे की तो कल्पना कर सकता हूँ, चढ़ाई भले ही नहीं हो लेकिन उसका तो कितना अच्छा लगता है जब आदमी जिस चीज़ के बारे में सोचता रहता है, कई दिनों से सोच रहा है, 5 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, फिर वहाँ उस पीक पे चला जाए, तो फीलिंग्स तो मैं समझ सकता हूँ कितनी ज़बरदस्त वाली होती है। अब बेटी से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो जुनून है, इस जुनून को जागृत करने में तो जैसे आपने कहा कि परिवार का भी रहा, सर का भी रहा, है ना, अब इसको जो पालने में मतलब अभी जो है ना, कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, दीदी या भैया, पापा, मम्मी जो भी है, कि कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आपको बेटा करना ही है, सीखना ही है, और बाकी तो हम लोग बैठे हैं, कमाई रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सारे परिवार में सभी नौकरी लगे हुए हैं, तो आपको तो इसको जुनून को पालना है, तो कौन कौन आपको इसमें ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है? और कहाँ कभी कभी आपको लगता है मम्मी कहती होंगी नहीं बेटा मत जा, पता नहीं क्या होगा वहाँ, या इस तरह की कोई बातें कभी होती है क्या? तो कौन कौन लोग हैं जो आपको इस जुनून को पालने में मदद कर रहे हैं, और कौन है जहाँ से लग रहा है कि नहीं, वो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि नहीं बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा बेटा इसके बारे में बताएं। पापा जी और दीदी का तो फुल सपोर्ट है। मम्मी कभी कभी ऐसे बोलती है कि नहीं नहीं जाना, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, मैं इतनी पाली पोसी बेटियों को नहीं भेज सकती, तो दीदी के सामने बोलती, तो दीदी ये बात बोलती है, अरे मम्मी पता नहीं किसकी स्टूडेंट है तो बोले हाँ वो सर ने भी ऐसे मतलब ऐसे मोटिवेट करके ऐसे भरा होगा कि एवरेज चढ़ना तू मैं बोली हाँ मम्मी, सर भी तो बहुत अच्छे मतलब मेहनत करते हैं, मतलब उन्होंने भी तो बहुत कुछ अच्छा किया है, राजधानी का नाम बहुत ऑल इंडिया में जानते हैं मोस्टली। तो मम्मी ऐसे बोलती है, भाई वगैरह सबका सपोर्ट है, फैमिली का फुल सपोर्ट है मेरे पास, और ज़्यादा मोस्टली दीदी का सपोर्ट ज़्यादा है। दीदी बहुत ग्रेट है बेटा। मैं फैमिली के बारे में जिनसे मिला हूँ ना, वो उनमें दीदी बहुत एक्टिव और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। मैं बेटी को, उसको भी, बड़ी वाली बेटी को भी खूब आशीर्वाद दूंगा, और आपको इतना सहयोग किया है सारे परिवार ने, उनको भी मैं चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ी प्रेरणा होती है। हम लोग जहाँ ये सोचते हैं, स्पेशली जो बेटी का गाँव है, देखिए मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कोई जयपुर शहर में बेटियाँ बहुत आगे पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, लेकिन उधर उस गाँव में जहाँ बच्चियों को पढ़ाने में भी आदमी को दिमाग में सोचता है कि नहीं मैं हॉस्टल में डालूंगा, कहाँ रखूँगा। बेटी ने जो है ना ज़्यादातर एजुकेशन अपनी हॉस्टल
में की, उसके बाद में आज भी जो सारा माउंटेन का ये जो माउंटेनियर का है वो सारा बाहर ही रहना होता है। तो इतना बिलीव करना बेटी पे और बेटी का उस बिलीव पे खरा उतरना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उन व्यक्तियों के लिए, उन परिवारों के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है जो सोचते हैं कि नहीं बेटी की तो हमें जो है ना 10वीं 12वीं पढ़ानी है, उसके बाद में शादी कर देनी है। आज भी लोगों के एक विचारधारा है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है कि नहीं आप जो है ना बेटी को सपोर्ट करें, उस पर पूरा बिलीव करें, विश्वास करें और बहुत अच्छा कर सकती है। आज बिटिया बहुत अच्छा कर रही है और अब एवरेस्ट पे जा रही है, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा एक अचीवमेंट होगा जब एवरेस्ट पे आप चढ़ जाते हैं। राजस्थान से हैं फिर एवरेस्ट पे जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाती है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो जाती है। एक बड़े एक जो हिंदुस्तान की जो फेयरिस्ट है, मतलब लिस्ट है जिसके अंदर लोग चढ़े हैं, उनमें आपका नाम आ रहा है, या वर्ल्ड के जो चुनिंदा लोग जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया उनमें नाम आ रहा है, तो एक बड़ी एक अच्छी वाली फीलिंग्स होती है। और तो मैं ज़रूर उन बेटियों को, उन परिवारों को इस मैसेज के द्वारा ही बताना चाहूँगा कि नहीं, बेटियाँ बहुत ज़्यादा सक्षम होती है, कुछ भी कर सकती है, बशर्ते कि आपको उनके ऊपर बिलीव हो और अच्छे संस्कार हो, अच्छी चीज़ें जो है ना आपने अपनी बेटी को सिखाई, तो बिल्कुल आप बिलीव करके उनको बहुत आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि वो इंसान है, कोई गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं है, कहीं भी बांध दिया, कहीं भी है ना कर दिया, जो भी अपनी मर्जी उनके ऊपर थोप रहे हैं। भाई आप अच्छे संस्कार दे रहे हैं, पूरा बिलीव आपको ऊपर है, आपको अपनी बेटी के ऊपर है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि एक दिन वो बहुत अच्छा करने वाली है, बहुत ज़बरदस्त करने वाली है। तो उन बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है पूरा परिवार और बिटिया रेखा। और अब मैं जानना चाहूँगा, ये बार बार करिए, मैं हॉस्टल के बारे में बोलना चाहूँगी कि हॉस्टल के बारे में मैं खुद ही बोलना, तो मैं चाहूँगा बेटी आप 2 साल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया, राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के हॉस्टल में रही है, गर्ल्स हॉस्टल में रही है और 2 साल तक यहाँ पढ़ी है, 11th और 12th यहाँ से किया है। तो हॉस्टल के बारे में आपके क्या विचार है, इंस्टीट्यूट के बारे में क्या विचार है, इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनके बारे में क्या विचार है, या हॉस्टल के जो वार्डन है, मतलब पूरा परिवार ही नीचे रहता है, बच्चियों का ऊपर हॉस्टल है, नीचे पूरी फैमिली रहती है, तो उनके बारे में बिटिया का क्या ख्याल है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मेरे को हॉस्टल में बहुत अच्छा लगता था। घर पे मैं 1 ईयर में 2 बार जाती थी, यहाँ पे फैमिली का प्यार मिल जाता था मुझे। तो मतलब मेरे को बुलाते थे घर वाले, लेकिन मैं जाती नहीं थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अच्छी खासी फैमिली मिल रखी थी, बहुत अच्छी मिल रखी थी। और वैसे सर ने भी काफ़ी पिटाई की मेरी, लेकिन मेरे को कभी बुरा ही नहीं लगा। याद है मुझे, 1-2 चाटे तो मेरे को आज भी याद है। लेकिन मेरे को कभी बुरा ही नहीं लगा, कभी मेरे को ऐसे ही नहीं बोला। चाटे नहीं थे, वो मेरा बेटिया के प्रति लाड था, प्यार था, बहुत ही मतलब नटखट है। तो कभी कभी जैसे कोई नहीं पढ़ी या कुछ ऐसे, तो मैं कभी कभी जो है ना इसको डांट दिया करता था। एक आधा चाटा भी मुझे याद है आज भी, है ना, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है मेरी बिटिया जो है ना बहुत आगे निकल गई। हाँ, सर के चाटे भी खाए मैंने, सर की डांट भी खाई, एनी टाइम डांट खाती रहती थी मैं सर की, और चाटे भी मैंने बहुत खाए। नहीं, बहुत खाए। एक है दो याद है मेरे को, किसी को पूछ लो। वो लाड प्यार था, वो जरूरी होता है, वो संस्कारों में आता है ना, उससे बच्चा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सीखता है ना, ऐसे। चलो फिर मेरे को सर के, जब भी सर मोटिवेट करते थे तो मैं कभी हॉस्टल में छुट्टी नहीं करती थी सुनने के लिए, चाहे मैं पढ़ने के लिए नहीं जाती थी स्कूल में, लेकिन सर के स्पीच सुनने के लिए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। कभी भी मैं सर के मतलब कुछ भी मिस नहीं करती थी। सर कुछ भी बोलते थे मैं आराम से सुनती थी, सर पढ़ाई के भी बोलते तब भी सुनना पड़ता था मुझे। सही बात। और सर के मतलब सारी टोटल फैमिली बहुत अच्छी है, माँ भी अच्छी है, दादाजी भी अच्छे हैं। दादाजी के डायलॉग भी मैंने बहुत सुने हैं। कभी कभी तो आंसू आ जाते थे मेरे सुनते सुनते, लेकिन सर बोलते थे कोई ना, दादाजी तो अपने। सर की फैमिली बहुत अच्छी है, माँ भी बहुत अच्छी है, ग्रेट। माँ तो माँ होती है। और स्कूल में प्रिंसिपल साहब और प्रिंसिपल सर भी, सारे स्टाफ अच्छे लगते हैं मेरे को, सारे सपोर्टेड थे, सर भी सपोर्टेड है। कुछ भी प्रॉब्लम आती थी सर को बोलो सॉल्यूशन, अपन प्रॉब्लम लेके जाओ सॉल्यूशन सर के पास में। दवाई थी, मतलब एक मेडिसिन मान सकते हैं अपन सॉल्यूशन की। तो और रमेश जी सर का तो बहुत सपोर्ट रहा, एनी टाइम मोटिवेट करते थे। तो मेरे को अलग सा ऐसा सोचती थी यार जुनून है, सर तो भी तो इतने अच्छे कर रखे हैं ना सब कुछ। सर भी अपनी कहानी बताते थे, जब मैं भी ऐसा सोचती थी कि अपनी भी कहानी सेम है, लेकिन सर ने भी इतना अच्छा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती इतना अच्छा। तो कैसा बढ़िया, यूं अच्छा बहुत अच्छा लगा हॉस्टल में तो। और मैं पहले ओल्ड हॉस्टल में रहती थी तो किचन के अंदर दही भी खाने आ जाती थी कभी कभी। मैं ये सोच रहा था, मेरे किचन में क्यों नहीं आ रही, इतनी देर की बातें कर रही, किचन वाली बातें क्यों। लेकिन ये क्या किचन का मतलब मेस वाला किचन नहीं, जो घर का किचन होता है ना। बेटियां यहाँ क्या कि परिवार की तरह रहती है, तो जब भी उनको लगता है भूख लग रही तो किचन में जाके कुछ भी खा लिया, जो मिला वो ही खा लिया, फ्रिज में कुछ मिला वो उठा के खा लिया। तो मैं यही सोचता देर से किचन में क्यों नहीं जाती। और मॉर्निंग के अंदर माँ बिलोना करते रहती थी, तो मेरे को मक्खन खाने का बहुत शौक था, तो मैं माँ को इशारा कर देती थी ऊपर से कि हाँ कि मैं कटोरी लेके आ।
नहीं तो सारा मक्खन खत्म हो जाएगा। कि मैं कटोरी लेके आ रही हूँ, माँ मेरे को थोड़ा सा डाल देना, तो माँ बोलती थी आजा ठीक है डाल देती हूँ, इशारा कर देती माँ कभी थी। मना हाँ, माँ तो कुछ भी मना नहीं, आंटी वगैरह भी कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी खा लो। कभी चूल्हे की रोटी खाने की इच्छा होती थी तो आंटी जी को इशारा करती थी रोटी दे दो रोटी खा, तो आंटी जी बोलते नहीं आ जाओ आप नीचे ही खा लो। और सर के साथ में भी काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे खाना वाना खाया, सर भी हमारे साथ में खाते थे साथ कई बार, में, हाँ, हाँ। बैठ के। लेकिन आप सर मेरी थाली में नहीं बैठते थे मैं हमेशा बैठता था, झूठ बोल रही है। हमेशा नहीं। बच्चों के साथ खाना खाता हूँ तो किसी के साथ भी सारे बैठ के ऐसे खा लेते थे। नहीं, मेरे साथ में कभी नहीं बैठे। अच्छा, हाँ। अब कोई संजोग ऐसा रहेगा। लेकिन सर बैठते थे तो मैं देख के नहीं बैठता हूँ भाई कौन बैठी हाँ, है। बस लेकिन मैं आ जाती थी। आंखें बंद करके भाई किसी भी जो भी खा रही है उसके साथ बेटा किसी साइड में जाके बैठ के और खा लेता था साथ में, ऐसे होता था। लेकिन मैं सर थोड़ी दूर बैठती थी, मैंने सोचा डर कुछ लगता था पहले ना। हाँ बहुत डर लगता था, लेकिन अच्छे भी लगते थे मुझे आप। सही बात, सही बात। अच्छा था, डर तो ऐसा लगता है कि कहीं चाटे वाटे नहीं मारते। अच्छा ऐसे लगते थे कि आप बहुत सपोर्टेड हो, बहुत सपोर्ट करते थे, सही बात। इसलिए अच्छे लगते थे। और आंटी जी वगैरह ने तो कुछ मारपीट तो नहीं की, ऐसे चाटे वाटे तो नहीं मारे। आंटी जी तो लाडी करते हैं हमेशा। हाँ, माँ और आंटी जी तो लाड करते थे, वो तो पुचकारते थे हमको, चाटे तो आप ही मारते थे। तो ये है बिटिया रेखा, आज भी वैसी ही नटखट है। कल कहा मैंने कहा गुड़िया है तो बिल्कुल छोटी सी अभी भी, और बहुत ही प्यारी बेटी है, बहुत अच्छा इसका अचीवमेंट है। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज जो है इस बात करते हुए। और अब मुझे लग रहा है लास्ट में मुझे एक ही चीज़ इनसे जाननी है कि जो युवा पीढ़ी है जो पता नहीं कैसे दक्यानुसी विचारों के साथ जी रही है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी, तो उस युवा पीढ़ी के लिए बेटी का क्या संदेश है, मैं जानना चाहूँगा बिटिया से। युवा पीढ़ी के ये संदेश है कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ चीज कठिन नहीं होती, कुछ चीज हार्ड नहीं होती, जो मन में ठान लिया वो हो सकता है। सही बात है। चाहे कितना ही कमजोर हो, मेरी भी मतलब पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं रही, मैं भी वीक ही थी, मेरी भी इतनी खास परसेंटेज नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये था। कितनी थी 10th की 12th की बता भी दे, 10th में कितनी बढ़ा के आई थी और 12th में कितनी बढ़ाई? मेरी 10th में थी 50%, 12th में थी मेरी 70%। राजदीन में आके बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। सही बात। और युवा पीढ़ी के लिए कुछ भी नया करो, दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन अपना क्या है परफॉर्मेंस वो साबित करो कि मैं ये कर सकती हूँ। मैंने भी यही किया था जब मैं मतलब इसके लिए अप्लाई की थी माउंटेनिंग के लिए, तो मेरे को भी ऐसे मतलब मम्मी को बोले कहाँ भेज रही है लड़की को, वहाँ चल जाएगी क्या, वहाँ तो बंगाली रहते हैं, बंगाल में तो चाइनीज़ रहते हैं, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो कैसे भेज सकती है। तो मम्मी ऐसे बोलती थी, मम्मी भी थोड़ी नर्वस हो जाती थी, लेकिन फिर ये की बात होती थी, अरे मम्मी मैं किसकी स्टूडेंट हूँ पता है तो एनी टाइम आप भी थे वहाँ पे, याद लेते थे फैमिली के अंदर, तो ये बात चलती थी। घर वालों के भी दिमाग में बैठा हुआ था मैं, मम्मी पापा सबके जब भी ये लगता कि नहीं ये कमजोर है तो सीधा ही बोल देते भाई किसकी स्टूडेंट भूल गई कि सर का नाम भूल गई, बस उसके बाद फिर जुनून आ जाता था। हाँ, बार मेरे को बताती हूँ। ऐसा ही मेरा मतलब जैसे मतलब एवरेस्ट में सिलेक्शन हुआ तो मैं जाके उसके बबूल के नीचे रोने लग गई और दीदी को फ़ोन बोली, मेरे को पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, तो दीदी वहाँ पे भी ऐसे बोली कि पता है तू किसकी स्टूडेंट है। वो इतने बोलते हैं कि मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन है ना सब सुनते हैं उनकी। सही बात। तो दीदी का भी मतलब दीदी भी आपको ऐसा बोलती है कि ग्रेट पर्सनैलिटी है सर की, बहुत ज़्यादा। बेटी का बहुत धन्यवाद। और एनी टाइम कहीं भी बात होती है, गेस्ट आए हुए रहते हैं तो कभी पूछ लेते हैं कि 12th कहाँ से की, 10th कहाँ से की और कहाँ रहे हुए हैं, तो दीदी बोलती है रमेश जी सर से, मतलब स्कूल का नाम तो बिल्कुल नहीं लेते, सर का ही नाम लेते हैं, फिर तो सब जान जाते हैं। और एनी मतलब छोटे वाला भैया है उसकी भी स्कूल के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं नहीं रेखा जैसी स्कूल तो कहीं है ही नहीं। सही बात। एनी टाइम यही बोलते हैं। बात कहीं नाइट में भी हम चल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर टूर कर रहे हैं कुछ, तो आपको तो एक बार याद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि कुछ नया करो ना, तो दुनिया कितनी बोले, लेकिन खुद के मन में क्या है वो आप करो। ऐसा नहीं है कि दुनिया बोल रही है तो पीछे 2 कदम पीछे, दुनिया बोल रही 2 कदम आगे रखो। दुनिया का मुंह मतलब कुछ टाइम के खुला रहेगा, बाद में आप कुछ भी अच्छा करोगे तो अपने आप चुप हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स के भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे पास में हॉस्टल में। खुशी भी मेरे को मोटिवेट करती थी। खुशी तो यहाँ आई हुई है, एक बार मैं चाहूँगा खुशी आई हुई आजा। अच्छी फ्रेंड थी हॉस्टल के अंदर, हमेशा हम एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। किसी को भी अगर नर्वसनेस होती थी स्टडी को लेकर तो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे बहुत। और सर को याद करते थे कि सर भी तो बोलते हैं ना अपन मोटिवेशन में कि कभी भी अपने आप को ऐसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सही बात। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये बिटिया है, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं और दोनों ने कल पहले खुशी आ गई। इनका देखो प्लानिंग क्या है,
पहले खुशी आ गई, इसने बिल्कुल नहीं बताया भाई रेखा आ रही है। 1-2 घंटे हम आराम से बातें कर रहे हैं, बैठे हैं बाहर धूप में बैठे हैं, फिर बाद में छाया में बैठ गए बातें कर रहे हैं पूरी पुरानी। लेकिन एक बार भी इसने नहीं कहा। फिर अचानक ही जैसे मेरी क्लास चल रही है, अचानक दोनों जनी आके खड़ी हो गई सामने, है ना। बिल्कुल आपने देखा हो कल वाली क्लास में शाम को जो दोपहर वाली क्लास थी उसमें लास्ट में दोनों बेटियां एक साथ ही आके, मुझे लगा ऐसे कैसे क्या प्लानिंग थी, बोला सरप्राइज देने में थे सर आपको। तो ये बहुत एक अच्छा होता है। दोनों सहेलियां आज भी ये कह रही हम दोनों आज भी जो है ना एक दूसरे से बात करती है, एक दूसरे के सुख दुख की बात करती है, जब भी कोई एडवाइस लेनी होती है तो बात करते हैं। तो इस तरह का दोनों बेटियों का जो है स्नेह है, तो बहुत अच्छा लगा सभी को। मुझे लग रहा है शायद ये जो इंटरव्यू है ये स्पेशली उन बेटियों के लिए, उन परिवारों के लिए जो समझते कि नहीं बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा मेरे हिसाब से ये रहेगी। और आप जो है ना, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बच्ची है, तो उसको बहुत मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चियां वाकई अगर हम बच्चों का और बच्चियों का आज देखें तो बच्चियां ज़्यादा बेहतरीन कर रही है, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है ना वो केवल मकसद पे होता है। बच्चे तो फिर भी कई बार दिमाग में कुछ और बातें चलती रहती है, मुझे वो भी करना है, उसको पीटना है, उसको लाना है, उसको है ना सलटाना है, निपटाना है, ऐसे रहता है। लेकिन बेटियों के तो दिमाग में केवल एक ही रहता है कि नहीं मुझे अच्छा करना है, मुझे पढ़ना है। तो आप बिलीव करें अपने बच्चियों पे, बेटियों पे, और अच्छा करते रहें, बेहतरीन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय राज।